नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का माझी सा एजुकेशन पर। लैब असिस्टेंट फिजिक्स जिसमें अर्धचालक जो यूनिट है वो समाप्त हो चुकी है। और जैसे ही यूनिट समाप्त होती है, कोई भी चैप्टर समाप्त होता है, अपन क्या करते हैं, उस चैप्टर से 2016, 2018 और 2022 की दोनों शिफ्ट 28 जून और 29 जून में जो अब तक के सवाल पूछे गए उनको अपन सॉल्व करते हैं। तो आज के इस वीडियो सेशन में अपन यही करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो सवाल है वो अपन लेते हैं लैब असिस्टेंट 2022 में पूछे गए 28 जून वाले शिफ्ट में। तो देखिए, आपको अभी अंदाजा लग जाएगा कि भाई सवाल किस टाइप के आते हैं और मैंने जो पढ़ाया उससे कितना मैचिंग हो रहा है, क्या चीज हो रही है। ठीक है, चलिए, एक सिंपल सा सवाल 28 जून को पूछा गया। एक दिष्टकारी का उपयोग है, दिष्टकारी, दिष्टकारी यानी कि रेक्टिफायर। दिष्टकारी कौन? रेक्टिफायर। और रेक्टिफायर क्या करता है आपको जाना, तो जो एसी होती है एसी को डीसी में बदलता है। रेक्टिफायर क्या करता है? एसी को डीसी में बदलता है। तो बस एक दिष्टकारी का उपयोग है एसी को डीसी में बदलना, एसी को डीसी में बदलना। दूसरा है डीसी को एसी में। ये कौन करता है काम? इन्वर्टर। डीसी को एसी में बदलना काम कौन करता है? इन्वर्टर करता है। निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में और उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में, ये काम कौन करता है? ये काम करता है आपके ट्रांसफार्मर। ठीक है, ट्रांसफार्मर। और ये डीसी को एसी में बदलने का काम करता है इन्वर्टर। इन्वर्टर। दूसरा हो सकता है कभी कभार आपको सवाल मतलब कंफ्यूजन वाला पूछ ले, ठीक है, कि उसमें दो ऑप्शन आ जाए कि एक तो कि भाई रेक्टिफायर क्या काम करता है? एसी को डीसी में बदलता है, ये सही है, लेकिन ये बात ध्यान रखना, रेक्टिफायर एसी को डीसी में बदलते वो डीसी शुद्ध डीसी नहीं होती। तो कई बार यदि ऑप्शन ऐसा आ जाए कि रेक्टिफायर एसी को अशुद्ध डीसी में बदलता है, तो भी वो ऑप्शन सही होगा। आपके पास दो ऑप्शन हुए, मान लो यहाँ पर एक ऑप्शन और कि रेक्टिफायर एसी को अशुद्ध डीसी में बदलता है, तो वो अशुद्ध वाला ऑप्शन सही होता है। क्यों? क्योंकि रेक्टिफायर जो है एसी को पूरी तरीके से डीसी में नहीं बदलता, मतलब प्योर, मतलब वो नहीं करता। अपन क्या करते हैं, इसमें फिल्टर लगाते हैं और फिल्टर लगा के फिर डीसी को शुद्ध डीसी बनाते हैं। ठीक है, हाँ। और नॉर्मली यदि एक ही ऑप्शन है कि एसी को डीसी में करना परिवर्तित, तो वो तो है ही है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ तो एक ही ऑप्शन था एसी को डीसी में परिवर्तित करता, तो रेक्टिफायर एसी को डीसी में करता परिवर्तित। जबकि रियल में बात यह है कि रेक्टिफायर एसी को डीसी में बदलता है, लेकिन एसी को अशुद्ध डीसी में बदलता है, यानी कि वो शुद्ध डीसी नहीं होती। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ये मैंने जब आपको टॉपिक समझाया था तो उसमें बता रखा ये पॉइंट। बात क्लियर है? सिंपल सवाल था, एक सेकंड में देखते ही टिक मारना था और गोला बनना था। भंजक क्षेत्र में एक जेनर डायोड का व्यवहार है। जेनर डायोड क्या करता है? जेनर डायोड है वोल्टेज को क्या करता है? वोल्टेज कंट्रोल, नियंत्रक है। ठीक है, तो बस नियत धारा स्रोत है नहीं है, नियत इंडक्टर, नियत प्रतिरोध वगैरह, नियत वोल्टता स्रोत है। ये क्या? नियत वोल्टता स्रोत। ये क्या है? स्टेबल वोल्टेज है। ये वोल्टेज कंट्रोल का काम करता है। कौन करता है? जेनर डायोड। कौन से क्षेत्र में करता है? भंजक क्षेत्र में। हो सकता है अगली बार आपको सवाल ऐसा घुमा के पूछ ले कि जेनर डायोड नियत वोल्टता स्रोत का काम करता है कौन से क्षेत्र में? भंजक क्षेत्र में। 3-4 ऑप्शन और दे देंगे कुछ भी नाम बना के। तो भंजक क्षेत्र क्या होता है आपको पता ही है भाई। जब ये आपके डायोड का होता है ग्राफ, एक तो नॉर्मली होता है ऐसे, ठीक है, नॉर्मली ऐसे, और एक फिर वो ऐसे आके ग्राफ टूट जाता है। तो यहां से क्या होता है? नियत वोल्टेज मिलता है आपको। यहां से क्या मिलता है? नियत वोल्टेज मिलता है। ठीक है, ये होता है भंजन क्षेत्र, है ना। आपको सब कुछ बता रखा है, जनरल भंजन वगैरह। ठीक है, तो नियत वोल्टता स्रोत का काम करता है। तो भंजन क्षेत्र में एक जेनर डायोड का व्यवहार है नियत वोल्टता स्रोत। चलिए, तो ये है 28 जून को पूछे गए दोनों सवाल। अब बारी है 29 जून वाले सवालों की। ठीक है, 29 जून में सवाल नंबर पहला की अग्रदिशिक बायस। अग्रदिशिक बायस यानी कि फॉरवर्ड बायस। क्या है? फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस में जो पीएन संधि डायोड में हास्य क्षेत्र जो डिप्लेशन लेयर होती है,
जो संधि, ठीक है, जो डिप्रेशन लेयर होती है, ठीक है, या फिर इसको अपन वो भी बोलते हैं अवक्षय क्षेत्र, ठीक है, उसकी चौड़ाई क्या होती है? तो आपको पता है फॉरवर्ड वाइज में जब अपन वोल्टता में वृद्धि के साथ घटती है, पहला ऑप्शन वोल्टता में वृद्धि के साथ बढ़ती है, वोल्टता पर निर्भर नहीं करती, केवल भंजन वोल्टता तक पहुंचने के उपरांत घटती है। तो सीधा ऑप्शन क्या है? वोल्टता में वृद्धि के साथ घटती है। जैसे जैसे आप जो फॉरवर्ड वाइज में वोल्टेज अप्लाई करते हो तो जो क्षेत्र होता है अवक्षय क्षेत्र, उसकी चौड़ाई क्या होती है? घटती है, कम होती है। मैंने बताया, आपको लिखवा भी रखा है, ठीक है। और 2022 में भी ऐसे कैसे मैंने लिखवा रखा था, और ये बच्चों के सवाल आ गए थे, ठीक है, ऐसे कैसे। चलिए सवाल नंबर 4, निम्न चित्र में प्रदर्शित किस तर्क द्वार की भांति कार्य करता है? ये जो डायग्राम है वो कौन से मतलब तर्क द्वार की भांति कार्य करेगा, ये आपको देखना है। तो देखो सिंपल सा बात है, ये वाला इस टाइप वाला, ये देखो ये क्या है? ये आपके नॉर गेट है, और इस नॉर गेट में ये दोनों जो ए और बी है उनको लूप कर दिया, लूप करके कर दिया, सिर्फ बंद कर दिया। तो ये ध्यान रखना हमेशा कि कभी भी ये वाला और ये वाला चाहे दोनों ही लूप हो जाए, ये क्या करते हैं? नॉट गेट की तरह काम करते हैं। ये दोनों ही, ये दोनों ही क्या करते हैं? नॉट गेट की तरह काम करते हैं, नॉट की तरह। ये मैंने चीजें आपको बता रखी है, समझा रखी है, ठीक है। लेक्चर देख लेना, एक सिंगल क्लास में मैंने पूरा ये आपको गेट समझा रखा है। तो ये जो है ये एक्चुअली में ये क्या आ जाएगा? ए बार, ये बी का ये हो जाएगा बी बार। समझ गए? अब ये है आपके ऑपरेशन आगे नॉर वाला। तो नॉर वाला क्या होता है ऑपरेशन, आपको ध्यान ही है कि भाई मान लो यहाँ यदि सी है, इसको मान लेते सी, ये मान लेते डी। ये नॉर वाला जो है ऑपरेशन, ये क्या हो जाएगा? सी प्लस डी का बार, सी प्लस डी का बार होगा, ठीक है, सी प्लस डी का बार होगा, ठीक है। और ये सी प्लस डी का बार हो गया। अब इसके अलावा और देखो, और नेक्स्ट ये वापस क्या करेगा? वापस नॉट गेट की तरह काम करेगा। ये सी प्लस डी का बार का वापस एक बार बार हो जाएगा, ये आ जाएगा सी प्लस डी, ये आ जाएगा सी प्लस डी, ठीक है। अब आपको ध्यान ही है, सी क्या माना था आपने? ए बार को सी माना था और बी बार को डी माना था। अब इसको आप डी मॉर्गन नियम से इसको आप क्या लिख सकते हो? डी मॉर्गन नियम से ये आप लिख सकते हो इसको, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो देखो आपके कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखो ये समझ गए ना, ये तीनों जो है ना, ये वाला और ये वाला, ये तीनों क्या कर रहे हैं? नॉट गेट की तरह वो कर रहे हैं काम। सिंपल सी बात है, ये तीनों नॉट गेट की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। ये देख लो, तो अपने जो आंसर है वो क्या हुआ? आंसर हो गया ए डॉट बी, यानी कि ए एंड बी का बार, यानी ये किसको शो करता है? नैंड गेट को। तो अपना जो आंसर क्या आ गया? बी आ गया, नैंड गेट। ये क्या है? नैंड गेट है। ये वाला कॉम्बिनेशन किसकी तरह काम कर रहा है? नैंड गेट की तरह। तो कैसे सॉल्व करना है ये मैंने आपको बता रखा है। इस टाइप की चीजें, इस टाइप के अपने सवाल भी करें, ठीक है। चलिए, इस टाइप के सवाल मैंने 2022 में भी मैंने बच्चों को बताए थे, और ये सवाल बच्चों ने आसानी से सॉल्व कर लिया, ठीक है ना। ट्रांजिस्टर में दो धारा लाभ अल्फा व बीटा के बीच संबंध है, अल्फा और बीटा के बीच में सही संबंध क्या होता है? ठीक है, तो आपको ध्यान है एक्चुअली जो अल्फा है वो होता है बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, ये होता है अल्फा बराबर होता है बीटा
अपॉन 1 प्लस बीटा, तो और जो बीटा है वो होता है अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो ऑप्शन क्या होगा सही? डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा। बात क्लियर? हाँ, ये मान हम हमेशा क्या होता है, एक से कम लेकिन एक के पास, और इसका मान हमेशा 50-60 ऐसे आता है, तो बीटा का मान ज्यादा होता है। ठीक है, हाँ, और इसका मान हमेशा एक से कम होता है, तभी तो बीटा अपन 1 प्लस बीटा करेंगे तभी तो एक से मान आएगा कम। ठीक है, समझ गए? ठीक है, तो ये भी सीधा सीधा फॉर्मूला था। अब बात करते हैं लेबस्टेन 2018 में पूछे गए सवाल। लेबस्टेन 2018 में पूछे गए सवाल, ये हो गए सवाल 1 2 3 4 और ये 5। अब बात है 2018 की। 2018 में सवाल पूछा गया कि एक अर्ध तरंगिष्टकारी 50 हर्ट्ज मुख्य आवृत्ति पर कार्य कर रहा है, इसके रिपल की मूल आवृत्ति होगी, इसके रिपल की मूल आवृत्ति, रिपल यानी कि अपने को जो रिपल डीसी मिल रही है, रिपल डीसी। ठीक है, डीसी में उपस्थित एसी की मात्रा, ये होता है रिपल। तो यानी कि वही अर्ध तरंगिष्टकारी में क्या होता है अपने, ये होता है ऐसे, यही T/2 और ये T। अब देखो, और जो अपने जो ये तो अपने को मिला आउटपुट, और जो अपन ने इनपुट दिया था वो क्या दिया था, वो अपन ने दिया था ये अपन ने दिया था इनपुट, वो क्या था T/2, सॉरी ये अपन ने ये दिया था, एक बेटा ये T/2 ये T। तो अब देखो एक साइकिल कहां तक पूरी हो रही है, ये अपन ने चीजें देखी है, एक साइकिल इसके यहां तक पूरी, कहां तक T तक जाके एक साइकिल पूरी हो रही है, और इसकी भी पूरी एक साइकिल कहां तक पूरी हो रही है, T तक। तो यानी कि इसका आवर्तकाल सेम है, तो यानी कि जो आवर्ती है वो भी सेम ही होगी। तो यानी कि जो आवर्ती आपके इनपुट की होगी वो किसकी होगी, आउटपुट की भी होगी। यानी कि एक अर्ध तरंगिष्टकारी की 50 हर्ट्ज मुख्य आवृत्ति पर कार्य कर रहा है, तो उसके रिपल की मूल आवृत्ति कितनी होगी, 50 ही होगी। लेकिन ये सवाल मान लो अब की बार चेंज करके पूछ ले, इस अर्ध तरंगिष्टकारी की जगह पूर्ण तरंगिष्टकारी लिख दे। जैसे ही पूर्ण तरंगिष्टकारी लिख देगा, पूर्ण तरंग में क्या होता है आपके जो है आउटपुट मिलता है ऐसा, और फिर उसमें टी बन जाता है ये, टी मतलब हो गया इसका, टी हो गया इसका आधा, पहले टी इतना था अब टी इतना रह गया, टी आवर्तकाल आधा तो आवर्ती दुगुनी, समझ गए? तो पूर्ण तरंगिष्टकारी के मामले में जो है आवर्ती दुगुनी रहती है, मैंने लिखवा भी रखा है। तो अगर ये पूर्ण तरंगिष्टकारी होता, मान लो सवाल अगली बार यही सवाल दे दे और घुमा के दे दे, सिर्फ ये चेंज कर दे कि पूर्ण तरंगिष्टकारी, तो इसका आंसर क्या होता, 100 हर्ट्ज। ठीक है, बात क्लियर? चलिए नेक्स्ट, परम शून्य ताप पर शुद्ध जर्मेनियम और शुद्ध सिलिकॉन है। तो आपको पता है शुद्ध जर्मेनियम और शुद्ध सिलिकॉन क्या अर्धचालक है, और अर्धचालक जो परम शून्य ताप पर क्या करते हैं, कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं, यानी कि आदर्श अचालक की भांति व्यवहार करते हैं परम शून्य ताप पर। ठीक है, आदर्श अचालक। दिए हुए चित्र में लॉजिक गेट कौन सा शो कर रहा है, तो देखो दिए गए चित्र में ये कौन सा लॉजिक गेट शो कर रहा है। ठीक है, तो देखिए ये आपके गेट कौन सा है, ये जो गेट है वो कौन सा गेट है, ये नॉर गेट है, तो यानी कि ये हो जाएगा ए प्लस बी का बार, भाई ये नॉर गेट है, ये वाला पूरा क्या कर रहा है, नॉर गेट की तरह काम कर रहा है ये वाला। ठीक है, तो ए प्लस बी का बार, ठीक है, ए और बी का बार, और ये किसकी तरह काम करेगा, ये काम करेगा नॉट गेट की तरह। तो यानी कि ये दो बार इसका, ये इसका जो इनपुट जो था इसके ऊपर एक और आ जाएगा बार, तो यानी कि ए और, यानी कि जो इसका ऑप्शन क्या होगा, और गेट, ए ऑप्शन, ये और गेट की तरह कार्य करेगा। ठीक है, ए ऑप्शन। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात
नहीं होनी चाहिए। ये वाला संयोजन, इस टाइप का संयोजन क्या करता है, नॉट गेट की तरह काम करता है। और ये क्या, नॉर, तो नॉर के आगे एक और नॉट लगा दिया तो वो बन जाएगा और। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो ये हो गए लैब असिस्टेंट 2018 के सवाल। अब थोड़े लेते हैं भयंकर वाले सवाल लैब असिस्टेंट 2016 के। ये अब तक तो मामला सिंपल था, मतलब अब थोड़ा लैब असिस्टेंट 2016 में सवाल पूछा गया है, पीएन संधि के गठन की प्रक्रिया में निम्न में से क्या सही है। एक शब्द आया यहां पर प्रसरण, यानी कि मतलब ये सेम वही चीज है जो अपन शब्द बोलते विसरण। ठीक है, हाँ, प्रसरण, ये वही है विसरण, वो विसरण हिंदी में। तभी तो मैंने कहा आपको इंग्लिश के वर्ड भी पता होना चाहिए। अब जैसे कि हिंदी में क्या है, वर्ड दूसरे दूसरे भी हो जाते हैं बहुत बार, लेकिन इंग्लिश में आप देखोगे तो इसका वही वही नाम डिफ्यूजन, वो डिफ्यूजन वहां पर भी है। ठीक है, भले मतलब इंग्लिश में ये होता है कि नाम लिमिटेड होते हैं, डिफ्यूजन तो डिफ्यूजन ही रहेगा। अब इसे विसरण, प्रसरण और कुछ अगली बार क्वेश्चन और कुछ बना देना। ठीक है, तो ये कहता है कि विसरण नहीं होता, तो पीएन संधि में विसरण होता है। ठीक है, ठीक है, तो ये कह रहा है कि निम्न में से क्या सही है। ये कह रहा है विसरण नहीं होता, लेकिन विसरण होता है, तो यानी कि ये तो क्या है, गलत है, ये गलत है। इलेक्ट्रॉन और होल का विसरण असीमित होता नहीं, असीमित नहीं होता, सीमित होता, क्योंकि एक टाइम के बाद विसरण की प्रक्रिया रुक जाती है, ये भी गलत है। संधि के आर पार विद्युत विभव शून्य होता है, ये भी गलत है। संधि के आर पार आवेश एक विद्युत क्षेत्र स्थापित करते हैं, विद्युत क्षेत्र स्थापित होता है, तो ऑप्शन सही कौन सा हुआ, फोर्थ वाला, संधि के आर पार आवेश एक विद्युत क्षेत्र स्थापित करते हैं। ये देखो कितना मतलब डेंजर सवाल पूछा गया था, मतलब ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट आपको पता है, आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से समझे तो ही जाके सॉल्व कर सकते हो। ऊपर ऊपर से देखा है तो नहीं कर सकते, ऊपर ऊपर से देखा है ना तो आप नहीं कर सकते। ठीक है, अब नेक्स्ट है एक 5:1 का ट्रांसफार्मर एक अर्ध तरंग दिष्टकारी के परिपथ में जुड़ा है, जिसमें 50 किलो ओम का लोड है। जिसमें क्या 50 किलो ओम का लोड है, निवेशित वोल्टता 220 वीपी के, पी के नहीं, पीक वोल्टेज दिया हुआ आपको, पीक वोल्टेज दिया हुआ है, आईडीसी होगी। अब कहने का मतलब ये है कि इन्होंने अर्ध तरंग दिष्टकारी लिया है, इसमें पहले तो ये लगाया इन्होंने बीच में ट्रांसफार्मर, और आगे इन्होंने लगाया होगा अर्ध तरंग दिष्टकारी। हाफ वेव रेक्टिफायर, अर्ध तरंग दिष्टकारी। ठीक है, तो इसको देखोगे तो आपको पहले तो चीजें सॉल्व करनी है। कह रहा है कि 220 वोल्ट का पीक वोल्टेज वाली वेव दी है यहाँ पर आपको 220 वोल्ट पीक वोल्ट, वी पीक वोल्टेज है। ठीक है, वो आपको दिया हुआ है। तो अब ये 5:1 का क्या है, ट्रांसफार्मर है। तो ये यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा, देखो ये कैसे निकालोगे आप, मान लो ये जो फेरों की संख्या V1 अपन V2, अगर मान लो इसको मानते हैं V1, ये होता है ऐसे निकालते हैं, ये V2, ये अपने को निकालना V2, मैंने तो V2 से मतलब है, ये होता है N1/N2। तो यहाँ से आपको निकालना V2 निकालना है, V2 निकालोगे कैसे, N2/N1 इंटू V1, यानी कि N2/N1 यानी कि 1/5 इंटू V1 220। तो 220 में 5 का भाग दो, 40 यानी 44, ये आ जाएगा 44 वोल्ट, ये आ जाएगा 44 वोल्ट। अब जो हाफ वेव रेक्टिफायर है उसको 44 वोल्टेज दिया आपने क्या दिया, 44 वोल्टेज दिया है। तो आपको पता है जो VDC जो आपको मिलती है, VDC का फॉर्मूला मैंने बताया था, VDC क्या होगा, वही जो V पीक वोल्टेज या फिर VM, या फिर इसको मैक्सिमम भी बोलते थे अपन, VM मैक्सिमम अपन पाई। ठीक है, तो VM अपन पाई, यानी कि देखोगे तो VM कितना है,
आपके 44/पाई, ये हो जाएगा VDC। लेकिन आपको निकालनी क्या है? IDC निकालनी है। निकालनी क्या है? IDC। तो I यानी कि कोई लोड आपको दिया हुआ है, कोई प्रतिरोध दिया हुआ है, तो निकाल सकते हो। I V दिया हुआ है, R दिया हुआ है, ठीक है। R आपको क्या दिया हुआ? R दिया हुआ आपको 50 किलो ओम। 50 किलो ओम यानी कि 50 × 10³ ओम। तो आप यहां से IDC निकाल सकते हो सिंपली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। यहां से आपको ये IDC निकालने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। ये जो है IDC वो क्या होगा? VDC अपॉन R, VDC अपॉन R, ठीक है। यानी ये हो जाएगा 44/पाई। एक मिनट, इसको थोड़ा अपन दूसरे पेज पे लेते हैं ताकि क्या समझने में आसानी रहेगी। तो मतलब यहां से आप समझ गए होंगे कि मतलब चीज कैसे करनी है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से डायग्राम बना के ये बता रहा हूं। जैसे कि 220 वोल्ट का मतलब यहाँ पे आपको एक वेव आ रही है, ठीक है। ये फुल वेव जो भी 220 वोल्ट पे आ रही है, उसका पीक कितना है? पीक 220 है। जिसका पीक कितना है? ये VM, ये कितना है? 220। ये कितना है? 220। तो अब ये आपको पता है 5:1 का क्या है? आपके ट्रांसफार्मर है, ये स्टेप डाउन करेगा और स्टेप डाउन करके ये कितना हो जाएगा? 44 वोल्ट। कितना हो जाएगा? 44 वोल्ट। यानी कि ये कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो वेव होगी वो आपके निकलेगी, वो कौन सी होगी? ये बाहर निकलेगी यहाँ पर, ये हो जाएगी, जिसका VM कितना है? 44 वोल्ट। जिसका VM कितना है? 44 वोल्ट, ये V है, ठीक है। अब आपको पता है ये हाफ वेव रेक्टिफायर है, ये पूरा क्या है? AC। यहां तक जो आती है ये कौन सी है? AC है, AC। यहां पे आपको मिलेगा कौन सा? VDC, VDC। और ये जो VDC होता है वो क्या होता है? आप सभी को पता है, VDC होता है बराबर होता है VM, जो मैक्सिमम जो यहाँ पर मिलता है अपने रेक्टिफायर पर, बटा पाई, VM अपॉन पाई। तो VM कितना है? 44 अपॉन पाई। अब आपको ये पूछ रहा है सवाल में, क्या पूछ रहा है? सवाल में ये पूछ रहा है आपसे IDC यानी कि मतलब यहां से VDC का IDC, ये है IDC। तो ये IDC आपके क्या हो जाएगा? VDC अपॉन RL। तो ये कितना हो जाएगा? 44 पाई यानी कि 3.14 बट्टा RL कितना है? 50 किलो, यानी कि 50 × 10³ 3, 50 × 10³ 3, ठीक है। ये हो गया मामला। अब देखो ये पूरा, तो अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो आगे। और तो देखिए और कैसे सॉल्व करेंगे इसको। अब करनी है आपको इसकी कैलकुलेशन, तो इसमें ध्यान से देखना क्योंकि 2016 का पेपर था ही ऐसा, इसमें कैलकुलेशन भी बहुत टफ वाली थी, सिंपल कैलकुलेशन नहीं थी, ठीक है। चलिए पहले तो मैं एक काम कर लूँ इसको मस्त सिंपल बनाने के लिए। 44 इंटू ये जो 3.14 है, इसको मैं 314 लिख दूं और बट्टे में इसके 2 पॉइंट हटा के 100 लिख दूं। मैं यहाँ पर 100 लिख दिया मैंने। यहाँ पर ये हो गया 50 और ये 10³ है, ऊपर जाके 10³ -3, ठीक है। 10³ है, ये हो जाएगा 10³ -3, ठीक है। ये कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो 50 से ये काटा आपने 2 बार, तो ये आ जाएगा 88/314,
इंटू 10 की घात -3, 88 बटा 314 इंटू 10 की घात -3। और अब देखो 88 में आप 314 का जब भाग दोगे, ठीक है, ठीक है, तो मतलब ये लगभग ऐसा बन रहा है कि मतलब ये आएगा 2 पॉइंट कुछ समथिंग, क्योंकि देखो 628 मतलब 2 पॉइंट कुछ आ रहा है समथिंग, तो 2 पॉइंट समथिंग में सिर्फ आंसर यही है, एक ही है, तो ये आएगा आपके 0 पॉइंट, एक्चुअली भाग देखो ना 0.280, ये एक्चुअली में ऐसे आएगा 0.280 इंटू 10 की घात -3, ये ऐसे आएगा, ठीक है। और इसको 10 की घात -6 में बदलोगे तो 280 इंटू 10 की घात -6, यानी कि 280 माइक्रो एम्पियर, यानी कि 280 माइक्रो एम्पियर, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। बात क्लियर? तो आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। सवाल क्या था, इसमें क्या पूछा गया था, कैसे सॉल्व करना, मैंने आपको सब कुछ बता दिया। ये 2016 में पूछा गया सवाल था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल, ये भी 2016 में पूछा गया सवाल। 2016 के सवाल बहुत ही शानदार वाले थे, तगड़े तगड़े सवाल थे, मतलब तभी तो 2016 को सबसे टफेस्ट पेपर माना जाता है, ठीक है। और आपको जो टीचर अभी पढ़ा रहा है सामने, उसने 2016 का ही पेपर फाइट किया था, ठीक है। फिजिक्स फोड़ के रखा था 2016 में भी, जब इतना टफ था, ठीक है। चलिए ये आपको दिया होगा ये कौन से गेट की भांति काम करेगा, तो देखो ये ए है, यहाँ पर भी ये आ जाएगा ए, चलो कोई दिक्कत, ये बी है, यहाँ पर भी ये आ जाएगा बी, ठीक है। यहाँ का ये ए, यहाँ भी ये आ जाएगा ए, यहाँ का ये बी, यहाँ भी आ जाएगा बी, कोई दिक्कत नहीं। चलो ये क्या है, ये कौन सा गेट है, और गेट है, तो ए प्लस बी, यानी ये हो जाएगा ए और बी, ये एंड गेट है तो ए डॉट बी, ठीक है। यहाँ पर ये नॉट गेट है तो यानी कि ए बार हो जाएगा, ठीक। बात क्लियर, ठीक है। अब है ना, इसको मैं ये जो ये नेंड वाला सिंबल है, ये कौन सा नेंड वाला, इसको मैं डी मॉर्गन से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, डी मॉर्गन से लिख सकता हूं ऐसे, डी मॉर्गन से, ठीक है। अब इसको मैंने मान लिया सी, इसको मैंने मान लिया डी, तो ये आया सी आया, ये डी आया, तो ये आया अपना जो लास्ट में जो आया। अच्छा ये तो पहले से इसने सी यहाँ इसको मान रखा है, चलो सी नहीं मान के कुछ अपन और मान लेते हैं, दूसरा मान लेते हैं, चलो इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y, तो यहाँ पे आया x, यहाँ पे आया y, यहाँ से c बराबर क्या आ जाएगा, c बराबर आ जाएगा x डॉट y, c बराबर आ जाएगा x डॉट y, यानी c बराबर आपको मिला x डॉट y, c बराबर आपको मिला x डॉट y, ठीक है। तो अब आपके यहां पर क्या है, x जो है वो क्या है, और जो y है वो कितना है, y कितना देखो, ठीक है। अब देखो यहां से सॉल्व करेंगे इनका, तो a डॉट ए बार, फिर देखा ए बी बार, फिर इस बी का इस पूरे के साथ करेंगे तो बी ए बार और बी बी बार। अब आपको पता है ए बार कितना होता है, 0 होता है, ए बार कितना होता है 0, तो ये दोनों तो हो जाएंगे 0 टर्म, तो यहां से जो c बराबर निकल के आएगा, c बराबर निकल के आएगा वो आएगा a b बार और b a बार। अब ये पूछ रहा है कि ये गेट कौन सा है, क्या ये कौन सा गेट है, और है नहीं है, और भी नहीं है, ये नेंड भी नहीं है,
ये नॉर भी नहीं है, ये कौन सा है, ये होता है आपके एक्सक्लूसिव और, ये होता है आपके एक्सक्लूसिव और, ये ऑटोमेटिकली ध्यान पड़ जाएगा आपको, भाई ये तीनों नहीं है तो कौन सा होगा, चौथा ये होगा, ठीक है। अब ये एक्सक्लूसिव और ये क्या होता है, ये भी एक गेट होता है एक्चुअली में, ये क्या होता है, ये भी एक गेट होता है। अब 2016 में ऐसे सवाल पूछ लिए गए, क्या करें, दो गेट होते हैं, मैंने बताया भी था आपको वैसे नाम, एक्स और एक्स नॉर, इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव और, इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव नॉर। ये दिखता है ऐसा, ये दिखता है ऐसा, ठीक है। इस एक्सक्लूसिव जो और होता है, इसका अपन एक बार बार करें या एक बार उसका नॉट गेट करें तो फिर वो एक्सक्लूसिव नॉर बन जाता है, ठीक है। इसको लिखते हैं ऐसे, y इक्वल टू प्लस ऊपर इसमें डॉट लगा के ऐसे। अब इसका जो मेन चीज है, इसकी जो समीकरण ध्यान रखने का थोड़ा सा, ये क्या है, बहुत बार भाई ये 2016 से सवाल पूछ ले, ये देखो ये है इसका a बार b प्लस ए बी बार, ये तो है एक्सक्लूसिव और का, और a बार b बार प्लस ए बी ये है एक्सक्लूसिव नॉर का, और ये है इनकी टेबल सत्य सारणी में आप खुद मान लेके डाल के देख सकते हो ये y का मान क्या आ रहा है, खुद देख सकते हो। दोनों को 0 0 लो, फिर एक 0 1 लो, फिर 1 0 लो, फिर 1 1 लो, चेक करो कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये आप चेक कर लेना, बाकी ये होता है। तो इसको बोलते हैं अपन एक्सक्लूसिव और, ठीक है। हाँ, तो ये ए बी बार कौन सा है, एक्सक्लूसिव और है। तो देखो 2016 में क्या कॉन्सेप्ट पूछे थे, मतलब बच्चों को ऐसे कंफ्यूज करते हैं। 2016 का सवाल देख लो, तीनों वो अब तक, ये चलो, ये भी बहुत शानदार सवाल था, ये भी शानदार सवाल था, ये भी शानदार पूछा। और एक तो मेरे ख्याल से ये सवाल तो बोर्ड को पूछना ही नहीं चाहिए था, एक सवाल तो ये देखो, ये लास्ट वाला, ये सवाल तो मेरे ख्याल से बोर्ड को पूछना ही नहीं चाहिए था, खास तौर पे लैब असिस्टेंट जैसे एग्जाम में। ये सवाल तब सेट बनता है जब कोई बीएससी लेवल का एग्जाम हो या फिर जो बीटेक लेवल के, वहां पे ये सवाल बनता है, लेकिन ये भी पूछ लिया। देखो ये क्या पूछा, VCE बराबर आपको दिया हुआ है 0.2 वोल्ट, तो आपको IC निकालना था। तो देखो इसमें क्या होता है, चलो मैं सॉल्व करवाता हूं इसको। पहले तो आप देख लो PEN वाला जो फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये वाली हो जाएगी IE भुजा, ये वाली भुजा क्या हो जाएगी E, ये वाली भुजा C, ठीक है। और P से N की तरफ, मतलब धारा इस साइड जा रही है, तो यानी कि मतलब धारा, कुल मिलाकर धारा क्या होगी, ये यहां से आएगी IC, ये आएगी IB, बराबर ये हो जाएगा IE, ठीक है, बराबर ये हो जाएगा IE। अब ये आपको पूछ रहा है IC निकालना है, ठीक है। और आपको बीटा DC दिया हुआ 200 वोल्ट, आपको क्या दिया, बीटा DC दिया हुआ 200 वोल्ट। हालांकि इस बीटा DC का आपको काम नहीं पड़ेगा, बीटा DC आपको कंफ्यूज करने के लिए। अब लेकिन आपके माइंड में ये एक सवाल आ रहा होगा, सर ये बीटा DC क्यों लिखा, भाई सिर्फ बीटा तो हमने नाम सुना था, बीटा DC क्यों लिखा। एक्चुअली बीटा DC मतलब ये जो 200 और जो अल्फा के मान 0.95 वगैरह, ये क्या है, ये इनकी DC कहते हैं, DC लाभ है, समझ गए। दो लाभ होते हैं जो इनके, ये जो ट्रांजिस्टर होता है इसके दो लाभ होते हैं, एक तो AC लाभ और एक DC लाभ। तो जो ये अल्फा और बीटा ये क्या DC लाभ है, ठीक है, DC यानी दिष्ट धारा लाभ है, ये क्या है सारे, ये क्या है वो एक्चुअली दिष्ट धारा लाभ, समझ गए। तो इसीलिए बीटा DC लिखा है, हालांकि इसका उपयोग नहीं होगा इस सवाल में। अब देखो इस सवाल में आपको क्या दिया हुआ, ये बैटरी दी हुई है सिंपल सी 10 वोल्ट की, हालांकि ये इतना टफ नहीं था, लेकिन ये बहुत लॉजिकल सवाल है, ये 12th लेवल पर नहीं पहुंचना चाहिए। ये वाला पॉइंट C है, ये वाला पॉइंट C है, और ये वाला पॉइंट क्या है E है। ये आपको VCE दिया हुआ है, VCE दिया हुआ है, ठीक है। ये VCE कितना दिया हुआ है, VCE दिया हुआ है 0.2 वोल्ट, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है 0.2 वोल्ट, ये आपके किया हुआ है ग्राउंड, ये वाला पॉइंट C हो गया, ये वाला पॉइंट E हो गया, ठीक है। और आपको ये
ये निकालना है, आईसी निकालना है, आईसी निकाल। तो देखो ये कितना 10 वोल्ट है, ये 0.2 वोल्ट है, ठीक है। तो देखो ये मान लो ये 0 है, तो एक्चुअली ये वाला क्या हो जाएगा, ये 0.2 वोल्ट हो जाएगा, राइट। ये बैटरी बन रही है VC, और ये 0, ये वाला पॉइंट क्या 0.2 वोल्ट, ये ऊपर 10, तो आप जो आईसी निकालोगे वो क्या हो जाएगा 10 माइनस 0.2 बटा जो वोल्टेज है वो कितना है, सॉरी ये जो प्रतिरोध है 4.7 इंटू 10 की घात 3, ये हो जाएगा 9.8 बटा 4.7, 9.8 बटा 4.7, यानी कि ये क्या आएगा, यहाँ पे 2 से कुछ वो आएगा, ज्यादा आएगा, मतलब ये देख लो 9.8 बटा 4.7 और 10 की घात 3 है, 10 की घात 3 जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा मिली एम्पियर। 10 की घात माइनस चिन्ह हो जाएगा, और माइनस चिन्ह को मैं क्या बोलूंगा मिली एम्पियर, ठीक है। तो 9 बटा 8 बटा 47 यानी कि 98 बटा 47, ठीक है। तो ये क्या आएगा, ये आप भाग देके देखो, ठीक है। देखो आपके पास 2 ऑप्शन थे 2.085 और 2.130, ठीक है। तो इसमें आपको बिल्कुल सही ढंग से चेक करने का था, ठीक है, कि भाई 47 का भाग दे दो 98 में, तो ये हो जाएगा 2 बार जाएगा तो क्या आएगा, ठीक है, ये आएगा 94, ठीक है, ये आ जाएगा 4 0 और 0, तो मतलब 2 पॉइंट ये समथिंग 0 आएगा, और ये लगभग ये 8 बार के आसपास जाएगा, यानी कि जो ऑप्शन आपके सही कौन सा होगा, ये वाला 2.085 मिली एम्पियर, 2.085 मिली एम्पियर, समझ गए। ये आपको कैलकुलेशन भी कितनी टफ थी, मतलब आप इन दोनों में तुक्का भी नहीं लगा सकते थे, थोड़ा बहुत दिमाग लगा के सॉल्व करना था, ठीक है ना। 2.085 मिली एम्पियर, इस हिसाब के सवाल थे आपके 2016 में। अब आप खुद बता देना सर जी 2016 का पेपर किस लेवल का था, मतलब, ठीक है। तो सारे सवाल देख लो स्टार्टिंग से ही, ये 2022 के, ये भी 2022 का, ये भी 2022 का, ये भी 2022 का, ये 2018 के 3 सवाल, और ये 2016 के 2 सवाल। ये सब सवाल शानदार, ये भी शानदार था, ये भी पूरा ही मतलब कैलकुलेशन वगैरह शानदार, ये भी मतलब बहुत बहुत शानदार वाला सवाल था, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर ये अपना क्लास और ये यूनिट टोटली समाप्त होती है। थैंक यू।